मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। सुबह के 10 बज चुके हैं। न्यूज़ एट 10 लेकर हम हाजिर हैं। तो अगले आधे घंटे में तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी और सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे यात्रा का दूसरा दिन। ओस्लो में आयोजित होने वाले तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचेंगे इटली। विभिन्न क्षेत्रों में भारत की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना यात्रा का उद्देश्य। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा। मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक की करेंगे अध्यक्षता। 4 राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे शामिल। आरजीकर दुष्कर्म हत्या मामले में आरोपी संदीप घोष के खिलाफ ईडी कार्रवाई की मंजूरी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने खुद सोशल मीडिया के माध्यम से दी जानकारी। और उत्तर और मध्य भारत में भीषण गर्मी का दौर। हफ्ते भर लू से राहत की उम्मीद नहीं। आयुष मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी। और आइए अब शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त नॉर्वे की यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री आज ओस्लो में आयोजित होने वाले तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। यह सम्मेलन कई मायनों में बेहद खास है। आपको बता दें कि 5 नॉर्डिक देश नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड की आबादी करीब 2.7 करोड़ है। नॉर्डिक देशों की कुल जीडीपी $1.5 ट्रिलियन, जो कि इसे यूरोप की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाती है। इतना ही नहीं, यहाँ की प्रति व्यक्ति जीडीपी यूरोपीय औसत से 2 गुनी है। और फोर्ब्स 2000 सूची में 60 नॉर्डिक कंपनियां हैं। भारत में 700 नॉर्डिक कंपनियां काम कर रही हैं और नॉर्डिक देशों में 150 भारतीय कंपनियां मौजूद हैं। तो कई देशों को पछाड़ भारत सबसे पसंदीदा पार्टनर बना है। ऐसे में जो बड़ी डील है वो यहाँ से निकलती हुई नजर आ रही है भारत में निवेश को लेकर। और साफ तौर पर भारत और नॉर्वे किस तरह से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि भारत नॉर्डिक जो संबंध है वो और ज्यादा मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। और वहीं इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओस्लो में भारत नॉर्वे व्यापार एवं अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। सम्मेलन में नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गार स्टोरा भी शामिल हुए। पीएम ने पिछले 12 वर्षों में भारत में बड़े पैमाने पर हुए सुधारों का उल्लेख किया। भारत की शानदार आर्थिक विकास यात्रा को रेखांकित करते हुए पीएम ने नॉर्वे की कंपनियों को भारत में निवेश का न्योता दिया। पीएम ने भारत में पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छ ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में अवसरों का उल्लेख किया। 2030 तक हमने 500 गीगावाट क्लीन एनर्जी और 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का टारगेट रखा है। क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट नॉर्वे वेल्थ फंड की भी प्राथमिकता है। मैं नॉर्वे को भारत के क्लीन एनर्जी फ्यूचर में अहम हिस्सेदार बनने के लिए आमंत्रित करता हूं। और वहीं पीएम ने कहा कि आज जब खाद्य, ईंधन और उर्वरक सुरक्षा वैश्विक चुनौती बन गई है, ऐसे में भारत और नॉर्वे इनका मिलकर समाधान कर रहे हैं। पीएम ने नॉर्वे की कंपनियों को भारत में निवेश बढ़ाने का न्योता दिया। एमआरओ, ग्रीन शिपिंग और मैरीटाइम सर्विसेज सभी में एक ग्लोबल हब बन रहा है। आज नॉर्वे के करीब 10% शिप इंडिया में बनते हैं। क्या हम इसको अगले 5 वर्ष में 25% तक ले जा सकते हैं क्या? और मैं मानता हूं मुश्किल काम नहीं है। अब गति पकड़ ली है हमने। थोड़ा बड़े टारगेट के साथ बड़े कदम की जरूरत है। और वहीं नॉर्वे के पीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को द्विपक्षीय सहयोग में नई मजबूती देने वाला बताया है। The trade agreement we have signed is unique. We have never made that kind of commitment in terms of expanding our investment, creating 1 million jobs in India over time. So that's where we are now, and we are very happy that we get off to such a good start. We are natural partners, actually complementary partners in a certain range of areas.
and the cooperation is already extensive. नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गार स्टोरा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नॉर्वे दौरे को बेहद महत्वपूर्ण बताया। डीडी न्यूज के साथ विशेष बातचीत में उन्होंने भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका को रेखांकित किया। नॉर्वे के पीएम ने कहा कि उनके देश की कंपनियां भारत में निवेश को लेकर बेहद उत्साहित हैं। India playing such a growing role on the international scene with its contact, with its experience. So that was a useful update from both me and him on how we read the situation, the war in Ukraine, the war in the Middle East, how we are affected, and how can we contribute towards some kind of diplomatic solutions. These wars started for some different reasons. Now we have to find out how they can end. So that was on politics, but it's also been a great day for economic relations. We have a free trade agreement between EFTA countries, of which Norway is one, with Switzerland, Liechtenstein, Iceland, and Norway. A very forward-looking agreement, very ambitious agreement, and we've seen today with companies, economic operators, a great interest in investing in India, which is good for Indian jobs, in Indian welfare, but also for Norwegian jobs. And I'm happy to see also that we have established what we call a green strategic partnership. So in the businesses of clean energy, carbon capture and storage, storage of renewable energy, Norway and India can do a lot. And all of these issues have been well prepared in preparation for this meeting, and I think we have delivered well on them. और अब बात विश्व मंच पर भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा की, जहां एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वैश्विक सम्मान मिला है। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा ने देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को अब तक दुनिया के विभिन्न देशों द्वारा दिए गए अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों की संख्या 32 हो गई है। देखते हैं भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा पर यह खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे के राजा ने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती भूमिका, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में सक्रिय भागीदारी और नॉर्वे के साथ सहयोग को नई दिशा देने के लिए दिया गया है। ये पीएम मोदी के लिए 32वां वैश्विक सम्मान है। प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान ऐसे समय मिला है जब भारत यूरोप समेत दुनिया के प्रमुख शक्ति केंद्रों के साथ अपने संबंधों को नई मजबूती दे रहा है। इससे पहले पीएम मोदी को स्वीडन में रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किया गया। भारत स्वीडन संबंधों को मजबूत करने में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व के लिए प्रधानमंत्री को ये अवार्ड दिया गया। स्वीडन की राजकुमारी विक्टोरिया ने पीएम को ये अवार्ड सौंपा। 1748 में स्थापित रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार स्वीडन के सबसे प्रतिष्ठित शाही सम्मानों में गिना जाता है। पोलर स्टार यानी ध्रुव तारा, जो दिशा, स्थिरता और मार्गदर्शन का प्रतीक माना जाता है। इससे पहले साइप्रस ने प्रधानमंत्री मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस III, जबकि रूस ने द ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयूज द अपोस्टल से सम्मानित किया था। प्रधानमंत्री मोदी ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय नेता बने। पश्चिम एशिया के जटिल भू राजनीतिक समीकरणों के बीच भारत ने संतुलित और भरोसेमंद साझेदारी की अपनी पहचान मजबूत की है। प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के उन चुनिंदा नेताओं में शामिल हैं जिन्हें इजराइल और फलस्तीन दोनों ने अपने सर्वोच्च सम्मानों से नवाजा है। इजराइल ने उन्हें स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल प्रदान किया, जबकि फिलिस्तीन ने ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन से सम्मानित किया। पश्चिम एशिया में अन्य देशों मसलन ओमान ने ऑर्डर ऑफ ओमान, कुवैत ने द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर और संयुक्त अरब अमीरात ने ऑर्डर ऑफ जायद से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया है। ग्लोबल साउथ और अफ्रीकी देशों के साथ भारत की साझेदारी भी लगातार मजबूत हुई है। इथियोपिया ने प्रधानमंत्री मोदी को द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया, घाना ने ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, नाइजीरिया ने ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर और नामीबिया ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। इन सम्मानों को भारत की उस भूमिका से जोड़कर देखा गया जहां भारत विकासशील देशों की आवाज को वैश्विक मंच पर मजबूती से उठाता रहा है। हिंद महासागर क्षेत्र और कैरेबियाई देशों ने भी प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मानों से नवाजा है। श्रीलंका ने श्रीलंका मित्र विभूषण, मॉरिशस ने ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन, त्रिनिदाद एंड टोबैगो ने ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो, जबकि गुआना, डोमिनिका और बारबाडोस ने भी प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए हैं। कोविड महामारी से लेकर विकास साझेदारी तक भारत की भूमिका को इन देशों ने खुलकर सराहा है।
प्रधानमंत्री मोदी को दुनिया के अलग अलग देशों से मिल रहे ये सम्मान केवल एक नेता का सम्मान नहीं, बल्कि बदलते भारत की वैश्विक भूमिका की स्वीकारता है। संवाद, विकास, विश्वास और साझेदारी, यही वो 4 स्तंभ हैं जिन पर भारत आज अपनी नई वैश्विक पहचान गढ़ रहा है। और शायद यही वजह है कि दुनिया भारत को अब केवल एक बड़े देश के रूप में नहीं, बल्कि समाधान और नेतृत्व देने वाले शक्ति के रूप में देख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री मोदी की नॉर्वे की यात्रा ने भारत और साझेदार देशों के संबंधों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त किया है। विदेश मंत्रालय के सचिव पश्चिम सीबी जॉर्ज ने इस यात्रा को मील का पत्थर बताया। उन्होंने बताया कि यह साझेदारी जलवायु परिवर्तन, नवीकरणीय ऊर्जा, मजबूत सप्लाई चेन, हरित प्रौद्योगिकी और ब्लू इकोनॉमी जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नई रणनीतिक दिशा देगी। Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji is on an official visit to Norway at the invitation of the Prime Minister of Norway. This was Prime Minister's first visit to Norway. This visit is particularly significant as it comes after a gap of 43 years. An Indian Prime Minister is visiting Norway. The visit was marked by a special milestone in India-Norway bilateral relationship, as the leaders have elevated the bilateral relationship to a green strategic partnership to provide a strategic dimension to the collaboration in climate action, renewable energy, resilient supply chains, green technologies and blue economy. और वहीं विदेश मंत्रालय के सचिव सीबी जॉर्ज ने बताया है कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर तक बढ़ाने का फैसला किया है। दोनों पक्षों के बीच सरकार से सरकार और व्यवसाय से व्यवसाय स्तर पर अनेक समझौतों और सहमति ज्ञापनों को अंतिम रूप भी दिया गया है। The visit witnessed substantive outcomes encompassing multiple areas. Both sides concluded a wide-ranging set of government to government, government to business, and business to business agreements and memorandum of understandings. These covered key sectors such as space cooperation, digital public infrastructure, health, scientific research, tunneling technology, ocean energy, offshore wind, sustainability, geosciences, and advanced industrial technologies. We will be uploading the list of these MOUs and agreements on MEA website. और अब बात भारत और स्वीडन के बीच उस रणनीतिक साझेदारी की जिसे दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने दुनिया के भविष्य से जोड़कर देखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन ने अंग्रेजी दैनिक द इंडियन एक्सप्रेस में एक संयुक्त आलेख लिखा है जिसका शीर्षक है इंडिया एंड स्वीडन डिलीवरिंग ग्रोथ, रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी टुगेदर। इस लेख में दोनों नेताओं ने साफ कहा है कि दुनिया इस समय भू राजनीतिक तनाव, ऊर्जा असुरक्षा, आर्थिक विखंडन और जलवायु संकट जैसे दौर से गुजर रही है और ऐसे समय में वैश्विक सहयोग ही स्थिर और टिकाऊ विकास का रास्ता बन सकता है। प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री क्रिस्टरसन ने नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, बहुपक्षवाद और साझा जिम्मेदारी को आज की सबसे बड़ी आवश्यकता बताया है। दोनों नेताओं ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन, सप्लाई चेन संकट और औद्योगिक बदलाव जैसी चुनौतियों का समाधान कोई एक देश अकेले नहीं कर सकता। लेख में भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बताते हुए ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन में उसकी भूमिका को रेखांकित किया गया है। भारत के 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने और 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य का भी उल्लेख किया गया है। वहीं स्वीडन को स्वच्छ ऊर्जा, हरित उद्योग और नवाचार आधारित विकास मॉडल का अग्रणी उदाहरण बताया गया है। लेख में कहा गया है कि स्वीडन ने उत्सर्जन कम करते हुए भी आर्थिक विकास की गति बनाए रखी है। दोनों प्रधानमंत्रियों ने लेड आईटी यानी कि लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन पहल को भारत स्वीडन सहयोग का बड़ा उदाहरण बताया। इस पहल को भारी उद्योगों के डीकार्बनाइजेशन और हरित औद्योगिक परिवर्तन का वैश्विक मंच कहा गया है। लेख में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि अब केवल जलवायु लक्ष्यों की घोषणा पर्याप्त नहीं है, बल्कि तकनीकी साझेदारी, ग्रीन फाइनेंस, क्लीन एनर्जी सप्लाई चेन
और लो कार्बन इंडस्ट्रीज को बड़े पैमाने पर लागू करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री क्रिस्टनसन ने लिखा है कि भविष्य की औद्योगिक क्रांति सहयोग, नवाचार और साझा निवेश से तय होगी, न कि संरक्षणवाद और अलगाव से। दोनों नेताओं ने नॉर्डिक देशों समेत अधिक देशों को इस साझेदारी से जुड़ने का आह्वान भी किया है, ताकि स्वच्छ तकनीक, हरित उद्योग और सतत विकास को वैश्विक स्तर पर नई गति मिल सके। लेख के अंत में दोनों प्रधानमंत्रियों ने स्पष्ट संदेश दिया है कि आज की वैश्विक अनिश्चितता में प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि सहयोग ही साझा समृद्धि, लचीली अर्थव्यवस्था और टिकाऊ भविष्य का आधार बनेगा। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय ऐतिहासिक दौरे पर इटली पहुंच रहे हैं, जहां वे द्विपक्षीय संबंधों को नई धार देने के लिए इतालवी समकक्ष जॉर्जिया मेलोनी के साथ महामंथन करेंगे। इस उच्च स्तरीय बैठक में दोनों देशों के बीच ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान को जमीन पर उतारने और $16 बिलियन के द्विपक्षीय व्यापार को नया विस्तार देने पर अंतिम मुहर लगेगी। ये दौरा भारत के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है और किन किन मुद्दों पर दोनों देशों में बात हो सकती है, देखिए संवाददाता नीरज सिंह की रोम से ये ग्राउंड रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर इटली आ रहे हैं और ये यात्रा इटली और भारत के बीच में रणनीतिक और आर्थिक संबंधों के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ उनकी द्विपक्षीय वार्ता की अगर मुख्य एजेंडे की बात करें तो जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान को जमीन पर उतारने के लिए बात होगी। भारत और इटली के बीच में वर्तमान समय में करीब $16 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक जो कारोबार है वो पहुंच गया है। दोनों देशों के नेता इसे और आगे बढ़ाने पर चर्चा कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही भारत और यूरोपियन संघ के बीच चल रहे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में इटली की भूमिका किस तरह की होगी, इस पर भी बात हो सकती है। भारत और इटली के बीच में जो रक्षा और सुरक्षा सहयोग है वो इस समय काफ़ी आगे है और दोनों देश रक्षा क्षेत्र में केवल खरीदार और विक्रेता के रिश्ते से आगे बढ़कर मेड इन इंडिया के तहत हथियारों और सैन्य उपकरणों और को प्रोडक्शन और जॉइंट रिसर्च पर जो ध्यान है वो अपना केंद्रित कर रहे हैं। तो इसको कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इसके साथ साथ ही हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा पर बात हो सकती है, जिसमें समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ साझा लड़ाई में जो रणनीतिक सहयोग है वो किस तरह से मजबूत किया जा सकता है। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पर जो बात है वो हो सकती है। जलवायु परिवर्तन से निपटने और नेट जीरो लक्ष्यों को हासिल करने के लिए स्वच्छ ऊर्जा, विशेषकर ग्रीन हाइड्रोजन और बायोफ्यूल्स के क्षेत्र में तकनीकी साझेदारी पर जो बात है वो हो सकती है। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच विज्ञान, प्रौद्योगिकी, सेमीकंडक्टर, सप्लाई चेन और अंतरिक्ष अनुसंधान में किस तरीके से इनोवेशन को बढ़ा सकते हैं, इस पर भी जो बातचीत है वो दोनों मुल्क के जो नेता हैं वो कर सकते हैं। मोबिलिटी और स्किल पार्टनरशिप के तहत हमने देखा है कि भारत और इटली के बीच में पहले से ही मोबिलिटी समझौता है, जिसके तहत भारतीय पेशेवर और शोधकर्ता, इसके साथ साथ छात्र इटली में कानूनी रूप से काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके अवसरों को और कैसे सुगम किया जा सकता है, इस पर भी दोनों देशों के जो नेता हैं वो बातचीत कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली के राष्ट्रपति से मुलाकात है वो भी करेंगे और उस मुलाकात में दोनों देशों के संबंधों को किस तरीके से मजबूत किया जाए, इस पर भी बात हो सकती है। कैमरामैन मोहित उइके के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, रोम, इटली। तो नए आयामों को स्थापित करने के लिए यह दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होता है। तोड़ते कुटते गिरते नानी दादी का नाम याद आता है। हमको तो एक ही नाम याद आता है, शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। एमडीएच का असली शाही पनीर मसाला, वो असली मसाले सच सच एमडीएच। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे?
फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। वे आज बस्तर जिले के जगदलपुर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक में शामिल होंगे और इस बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी बैठक में शामिल होने की संभावना है। जगदलपुर में पहली बार केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री की अध्यक्षता में ये महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जा रही है। तो आइए कुछ और भी महत्वपूर्ण आपको तथ्य जो है उनसे रूबरू करा दें। तो आज होने वाली ये मध्य क्षेत्रीय परिषद की जो बैठक है वो कई मायनों में बहुत खास है। दरअसल बस्तर में 26वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक अमित शाह की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है। 4 राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें हिस्सा लेंगे, जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और यूपी इसमें भागीदारी अपनी निभाते हुए नजर आएंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और योगी आदित्यनाथ भी इसमें शामिल होंगे। वहीं सीएम मोहन यादव और पुष्कर सिंह धामी भी इसमें मौजूद रहेंगे। पहली बार बस्तर में हाई प्रोफाइल मीटिंग नक्सलवाद पर सख्त संदेश देने की जो तैयारी है वो सुरक्षा, सड़क, खनन और प्रशासनिक समन्वय पर इसमें चर्चा हो सकती है। 1956 में बनाई गई थी वैधानिक परिषदें और ऐसे में स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत स्थापना मध्य क्षेत्रीय परिषद में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य शामिल है। उद्देश्य इसका है अंतर राज्यीय सहयोग और विकास को बढ़ावा देना। काफी महत्वपूर्ण ये पूरी बैठक होने वाली है कि जो जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई थी नक्सलवाद को लेकर, उसके बाद से लेकर अब ये जो बैठक होने वाली है इसमें तमाम इन्हीं सब चीजों पर इस बैठक में मंथन होगा, चर्चाएं होंगी और उसके बाद जो आगे आने वाले कल के लिए एक सुनहरे भविष्य का जो कल है, किस तरह से उसका जो आयाम है वो स्थापित हो, उसको लेकर ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है, जिस पर विचार विमर्श होता नजर आएगा, जिसके बारे में हम आगे भी आपको जानकारी देते रहेंगे। कोलकाता की बात करते हैं। कोलकाता के आरजीकर दुष्कर्म और हत्या मामले में बड़ा कदम उठाते हुए पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी को आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया एक्स पर इसकी जानकारी दी। अपने पोस्ट में उन्होंने इसे एक महान और सकारात्मक कदम करार देते हुए लिखा कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता। उन्होंने सिस्टर अभिया के दोषियों की जल्द पहचान और उन्हें कड़ी सजा दिलाने का संकल्प व्यक्त किया। इससे पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इस मामले में कोलकाता पुलिस के 3 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया था, जिनमें तत्कालीन पुलिस आयुक्त विनीत कुमार गोयल, पुलिस उपायुक्त उत्तरी डिवीजन अभिषेक गुप्ता और पुलिस उपायुक्त मध्य डिवीजन इंदिरा मुखर्जी शामिल हैं। अधिकारियों के निलंबन के साथ ही विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले की जांच और पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भूमिका की भी समीक्षा करने का आदेश दिया है। और पश्चिम बंगाल में प्रवर्तन निदेशालय ने वित्तीय धोखाधड़ी और रंगदारी मामले में विश्वजीत पोद्दार उर्फ सोना पप्पू को गिरफ्तार कर लिया है। सोमवार को सोना पप्पू खुद साल्ट लेक स्थित सीजीओ कॉम्प्लेक्स में ईडी कार्यालय पहुंचा, जहां करीब 9 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने उसे गिरफ्तार कर लिया। सोना पप्पू पर कई अवैध गतिविधियों में शामिल होने के आरोप थे, लेकिन वो लंबे समय से फरार चल रहा था। आपको बता दें कि फरवरी में रविंद्र सरोवर थाना क्षेत्र में हुई झड़प में भी सोना पप्पू का नाम सामने आया था। हालांकि इस मामले में पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया था, लेकिन सोना पप्पू का कोई पता नहीं चल पाया था। वहीं पुलिस लगातार उसके ठिकानों की तलाश कर रही थी। इस बीच सोना पप्पू ने फेसबुक पर कई बार लाइव आकर दावा किया था कि उसका हिंसा से कोई संबंध नहीं है। अप्रैल में ईडी ने अचानक उसके घर पर छापा मारा था। उसी समय कारोबारी जॉय कामदार के घर पर भी तलाशी की गई थी और इस कार्रवाई के दौरान नकदी के अलावा एक महंगी कार और कई संपत्ति से जुड़े दस्तावेज भी जब्त किए गए थे। एक विदेशी पिस्टल भी जब्त हुई थी। ये विदेशी पिस्टल कारोबारी जॉय कामदार के जरिए खरीदी गई थी और इस मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी पहले ही जॉय कामदार को गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं पप्पू पर रंगदारी वसूली के भी कई गंभीर आरोप हैं। उस पर रंगदारी, धमकी देने और आर्म्स एक्ट के तहत भी मामले दर्ज हुए हैं और इन्हीं आरोपों के आधार पर ईडी ने जांच शुरू की थी। इसी केस के आधार पर ईडी ने कोलकाता पुलिस के डिप्टी कमिश्नर शांतनु सिन्हा विश्वास को भी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा से जुड़े आरोपों की जांच कर रही समिति ने सोमवार को अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंप दी है। वर्मा पिछले महीने ही अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। न्यायाधीश अधिनियम 1968 के तहत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुपालन में प्रस्तुत की गई इस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा।
बीते साल पूर्व न्यायाधीश वर्मा के दिल्ली स्थित आवास से जले हुए नोटों की बरामदगी की गई थी। इसके बाद विभिन्न दलों के सदस्यों द्वारा किए गए नोटिस स्वीकार करने के बाद महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने के संदर्भ में आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। बीते 25 फरवरी को समिति का पुनर्गठन किया गया था। इस समिति में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार, बंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति चंद्रशेखर और कर्नाटक उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता BV आचार्य शामिल थे। वर्मा ने बीते 10 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंपा था, जिससे उनके खिलाफ जारी महाभियोग की कार्रवाई निष्प्रभावी हो गई। वर्मा के दिल्ली स्थित आवास से जले नोटों की गड्डियां बरामद होने के बाद से आलोचनाओं का वो सामना कर रहा है। और वहीं उत्तर और मध्य भारत में बढ़ते तापमान और लू की स्थिति के मद्देनजर एडवाइजरी जारी की गई है। आयुष मंत्रालय ने गर्मी से बचने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, दोपहर के समय सीधी धूप में निकलने से बचने, हल्के सूती कपड़े पहनने और मौसम फल और इलेक्ट्रोलाइट युक्त तरल पदार्थों का सेवन करने पर जोर दिया है। बता दें कि राजधानी दिल्ली समेत पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में मौसम विभाग की ओर से इस सप्ताह भीषण गर्मी का अनुमान व्यक्त किया गया है। पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज से 24 मई के बीच भीषण गर्मी पड़ सकती है। वहीं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी इस सप्ताह छिटपुट इलाकों में लू चलने की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी के यानम में भी इस सप्ताह की लू की स्थिति बने रहने की संभावना है। वहीं बिहार और तेलंगाना में भी अगले 2 दिन लू की चेतावनी दी गई है। और इसी के साथ न्यूज़ 10 में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए DD न्यूज़ के साथ। नमस्कार। भारत की सेना